जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि YouTube पे SSC MTS एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। तो जब तक साथियों आपका SSC MTS का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली MTS की एग्ज़ाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और जैसा कि आपको साथियों पता भी है कि जो MTS में फाइनल मेरिट लगती है साथियों, यह जीके और अंग्रेजी इन दोनों विषय पे साथियों इसकी कट ऑफ जाती है, जो आपका सिलेक्शन तय करता है। या ये दो विषय हैं, जीके और अंग्रेजी। आपको साथियों मैथ आता है और रीजनिंग आता है, इससे MTS को कोई भी लेना देना नहीं है। ये दोनों विषय साथियों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होंगे। बाद में जो आपका सेशन 2 वाला पेपर होगा, जीके और अंग्रेजी, ये दोनों विषय हैं साथियों, यही दोनों विषय आपके सिलेक्शन को तय करते हैं। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यदि आपको SSC MTS में सिलेक्शन लेना है साथियों, तो आप अपने जीके और अंग्रेजी इन दोनों विषय को काफ़ी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि साथियों जो सिलेक्शन का रास्ता तय करेगा यही दोनों विषय हैं, जीके और अंग्रेजी। तो साथियों अंग्रेजी की नहीं, लेकिन हाँ जीके की मैं गारंटी लेता हूँ कि जब तक MTS का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली MTS की एग्ज़ाम के लिए साथियों जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम से संबंधित हैं। और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट में करवाया जाएगा। तो आज साथियों हम टॉप 20 प्रश्न लिए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप टॉप 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है कि अपने हिसाब से आप भी इसका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा, और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और मैं साथियों आपसे बार बार कहता हूं कि यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, तो आपको रिवीजन उसका बार बार करना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं साथियों, यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपके भूले हुए प्रश्न भी याद हो जाएंगे, और उसके साथ आपको नए प्रश्न सीखने का मौका भी मिलेगा। तो इसीलिए साथियों प्रैक्टिस सेट और रिवीजन और मॉक टेस्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। और आप मॉक टेस्ट साथियों एग्ज़ाम का डेली देते रहिए। अभी तो आप मत दीजिए, जब आपका एग्ज़ाम साथियों 1 महीना या 15 दिन बचे, तब आप डेली मॉक टेस्ट देते रहिए। और अभी तो साथियों आप क्या करें, आप अपने थ्योरी क्लास और उसके बाद में जो इसका प्रैक्टिस सेट है और रिवीजन, ये बार बार करते रहिए साथियों। पहले तो आप अपने इतने कॉन्सेप्ट मजबूत कर लीजिए, उसके बाद साथियों जब आपका एग्ज़ाम 1 महीना और 15 दिन के बीच में बचे, तब आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। फिर मॉक टेस्ट में साथियों आप अपने आपको आगे कि हाँ मैं कितने लेवल पे हूँ, अभी मुझे और कितना तैयारी करना है। क्योंकि साथियों सीमित समय है, तो आप इसी में अपनी थ्योरी क्लास भी कीजिए और अपनी प्रैक्टिस सेट भी कीजिए और मॉक टेस्ट भी दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि मॉक टेस्ट साथियों आप इसी के साथ साथ देते चलिए, कि आप रिवीजन भी कीजिए, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट भी दीजिए और थ्योरी क्लास भी कीजिए। और साथियों मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैं कितने बच्चों के साथ कितने कंपटीशन में हूँ, मेरा लेवल कहाँ पे है। तो इसीलिए साथियों मॉक टेस्ट और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछिए, वह सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि आप जितना रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। और हाँ, ये सब कब होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो साथियों पहले आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट और रिवीजन से साथियों तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे, आप अपनी थ्योरी क्लास को मजबूत किए रहेंगे, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आपको रिवीजन करने में भी मज़ा आएगा और मॉक टेस्ट देने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए साथियों, अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, हम बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। तो साथियों हाइड्रोजन का आइसोटॉप है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों साथियों क्या है, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त। साथियों यहाँ पे ऊपर के सभी लिख उठा, ये गलती से साथियों ये होगा, यहाँ पे होगा उपरोक्त में सभी। क्या होगा साथियों, तो उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि उपरोक्त में सभी हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों साथियों क्या है, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, MTS की एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की फसल संयंत्र का कवक रोग
निम्न में से कौन सा है? तो ये है साथियों कपास का बिल्ड। क्या है साथियों? तो ये फसल संयंत्र का कवक रोग है। जो कपास का बिल्ड है साथियों, यह किससे संबंधित रोग है? तो कवक से संबंधित रोग है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कपास का बिल्ड किससे संबंधित रोग है? तो साथियों कवक संबंधित रोग है। तो प्रश्न था कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो कपास का बिल्ड जो है साथियों यह कवक रोग है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है साथियों, प्रश्न है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों जो परमाणु विखंडन होती है उसकी प्रतिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा यानी जो ऊर्जा पैदा होती है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? ईंधन बनाने में किया जाता है, या बिजली बनाने में, या ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साथियों जो परमाणु विखंडन जब होता है तो उसकी प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा पैदा होती है तो इसका उपयोग किया जाता है बिजली को बनाने में। क्या बनाने में? तो बिजली को बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम वाला जब फुल मूड में रहता है तो आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि आंसर बी। साथियों नीचे आंसर भी टाइप कर दिया गया है, इससे आपको प्रश्न देखिए उसके बाद आप अपना उत्तर भी देख लेंगे तुरंत कि हाँ इसका उत्तर ये आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, प्रश्न कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न क्या है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो साथियों उत्तर तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। साथियों उपरोक्त सभी जो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये साथियों तीनों गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। तो साथियों ये सब गैसों के प्रसरण का उदाहरण, क्योंकि जब हवा साथियों जिस तरफ रहेगी उसी तरफ इनका महक जाएगा। तो इसीलिए साथियों जिस तरफ इस वायु बहती है तो उसी तरफ इनकी खुशबू यानी सुगंध जो होती है उसी तरफ बहती है। तो प्रश्न भी था कि कौन गैसों का प्रसरण का एक उदाहरण है? तो गैसों के प्रसरण का उदाहरण साथियों खाने की सुगंध हो गई, अगरबत्ती की खुशबू हो गई और इत्र की महक हो गई। आप साथियों कई बार देखे भी होंगे कि आप कहीं पे खड़े हैं और जिधर से हवा चल के आ रही है तो उधर से अगर कोई चीज़ है, कहीं अगरबत्ती जल रही है या कोई खाना बन रहा है तो उसकी महक साथियों आपको आने वाली है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे इनकी महक आती है और आप खड़े हैं तो साथियों जिस तरफ से हवा आएगी उस तरफ से ये इनके महक को या लेके आएगी। तो साथियों गैसों के प्रसरण के ये सब उदाहरण हैं। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये सब साथियों गैसों के प्रसरण यानी गैसों के बहाव, जो वायु जो फैलती है साथियों उनके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न कि निम्न में से किससे अधिक ताप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो साथियों अधिक ताप किसमें होने वाले हैं? बर्फ में, उबलते पानी में, या ऊपर के सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। अगर यहाँ पे नीचे आंसर सी ना होता तब आपको उत्तर देने में मजा आता। तो देखिए साथियों इसका तो उत्तर पता ही है कि भाप जो है इसका ताप सबसे अधिक होता है। साथियों यदि इसका ताप सबसे अधिक ना होता तो यह ऊपर उठता ही ना। तो साथियों इसीलिए इसको आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ताप किसका अधिक होता है। जो जिसका साथियों ताप अधिक होगा वह ऑटोमेटिक ऊपर रहेगा। तो साथियों जो भाप है, अगर आप किसी बर्तन में पानी रखेंगे साथियों और उसको आप आग पे रख देंगे तो साथियों पानी क्या होगा, थोड़ी देर में उबलने लगेगा। जब हाई टेम्परेचर पे इसको हम पानी को रखेंगे साथियों तो वह पानी जो क्या है साथियों अब भाप बन के ऊपर उठने लगेगा। तो जब भाप बन के ऊपर उठेगा तो साथियों इसमें ताप बहुत अधिक होता है, तो इसी वजह से साथियों यह ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए साथियों सबसे अधिक ताप भाप में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था कि किसमें अधिक ताप होती है? तो ऑप्शन नंबर सी भाप में होती है। कई बच्चे तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक पक्का लगा के आते कि उबलते पानी में, लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा ताप होती है भाप में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 6 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? देखिए साथियों बहुत से लोग इसको महामारी और बहुत से लोग इसको स्थानिक कहते हैं। तो यह दोनों प्रकार की बीमारी में आता है। तो यह क्या है साथियों? तो ये है साथियों हैजा। हैजा साथियों यह समस्थानिक और महामारी दोनों प्रकार की बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है,
प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हो सकता है प्रश्न पूछ ले। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। तो साथियों डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है साथियों, यह ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। तो साथियों थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर यह ग्राफेन के बारे में सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न है कि रेजिन क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, रेजिन क्या है। देखिए साथियों रेजिन क्या है, तो रेजिन एक प्रकार का साथियों मेलवेयर है। क्या है साथियों, मेलवेयर है। रेजिन की क्या है, तो रेजिन मेलवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेजिन एक प्रकार का मेलवेयर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, प्रश्न है कि ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िए साथियों। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। इनमें से साथियों 3 के 3 ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है, तो हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है। तो ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। तो साथियों आंसर बी तो लिखा ही है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा यह एक वायर कनेक्शन है। यह यही साथियों इसका गलत है। बाकी यह एक इसका उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन यह कथन गलत पूछा है, तो ये कथन गलत है। लेकिन साथियों प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी साथियों जो ली-फाई है यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। यह साथियों यह बिडायरेक्ट्रॉनिकल संचार पर आधारित है, यह भी सही है। और रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग करता है, ये भी सही है। बट साथियों यह एक वायर कनेक्शन नहीं है, इसीलिए यह कथन इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से साथियों। तो ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है, यह है साथियों यह एक वायर कनेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में साथियों यह प्रश्न आपसे पूछ ले। प्रश्न है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जो सबसे बड़ा अणु कौन सा जो मानव तन का एक हिस्सा है। तो साथियों यह कौन सा है, तो क्रोमोसोम 1 यानी गुणसूत्र 1 जो है साथियों यह सबसे बड़ा अणु है और मानव तन का एक हिस्सा भी है। तो गुणसूत्र 1 यानी क्रोमोसोम 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, स्टार लगा के चलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रश्न है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो जो साथियों पहले प्रकाश की गति थी इसको किसने मापा था, तो इसको मापा था साथियों ओलॉस रोमर ने। किसने, तो ओलॉस रोमर ने साथियों प्रकाश की गति को मापा था। और निर्वात में साथियों प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो जो पहले प्रकाश की साथियों गति होती है, यानी प्रकाश की जो गति है, तीव्रता है, इसको मापने वाले थे ओलॉस रोमर। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न साथियों, एग्जाम में यह प्रश्न ना पूछे, बट साथियों लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपका अपना खास और सगा होता है वह अपना रंग बाद में ज़रूर बदलता है। आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर लो, बट वह आपके लिए अंत में धोखा ही देगा। तो ये साथियों दुनिया का रीति है कि जिसके साथ आप जितना अच्छा करेंगे वह आपके साथ उतना ही बुरा बर्ताव करेगा। तो प्रश्न भी साथियों अच्छा ही है। देखिए प्रश्न क्या है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। वैसे तो साथियों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। 4 ऑप्शन है साथियों, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी ऊपर से कोई भी नहीं। तो देखिए साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो गिरगिट है साथियों यह रंग क्यों बदलता है। साथियों आज के समय में तो गिरगिट ही नहीं, इंसान भी अपने रंग को बदलने लगे हैं। जैसे आपको जो जितने भी जो आपके खास व्यक्ति होते हैं, आप जिनके लिए बहुत कुछ करते हैं, जिनके लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अंतिम सिर्फ आपको यही कहेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये साथियों सेम टू सेम गिरगिट के जैसा ही हो गया। पहले साथियों बहुत ही अच्छा रहेगा, बाद में वह भी अपना रंग बदल देगा। तो साथियों
देखिए गिरगिट रंग क्यों बदलता है, तो गिरगिट साथियों यह रंग बदलते हैं गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, यानी गर्मी की प्रबंधन के लिए साथियों यह अपने रंग को बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितना हो सके साथियों प्लीज़ आप लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, और साथियों वीडियो को लाइक भी जरूर करना। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, जो प्रतीक के होता है, प्रतीक के होता है के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो के प्रतीक होता है साथियों, इसकी इकाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथियों यह प्रयोग किया जाता है तापमान को। किसको, तो साथियों तापमान को। इसको साथियों केल्विन कहते हैं। एसआई पद्धति में साथियों इसको क्या कहते हैं, तो केल्विन कहते हैं। ताप थीटा केल्विन, इसका प्रतीक साथियों क्या है, तो ताप का प्रतीक थीटा है, और कैसे केल्विन कहते हैं। तो ताप का प्रतीक साथियों थीटा हो जाता है, और प्रतीक साथियों क्या है, तो कैसे इसको केल्विन को हम प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, प्रश्न वही रहता है, लेकिन एग्जाम में साथियों प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है, और बच्चे क्या करते हैं तो होपलेस हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न सेम टू सेम वैसे ही रहता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। तो प्रश्न 13 था कि के की इकाई को निम्नलिखित में से मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो तापमान को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से साथियों कौन सी बीमारी होती है। तो साथियों विटामिन B1 की कमी से साथियों कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी बेरी होती है। क्या होती है साथियों, बेरी बेरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों विटामिन B1 का साथियों रासायनिक नाम क्या है, इसका साथियों रासायनिक नाम क्या है साथियों, यह आप साथियों क्या करना, तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथियों एग्जाम के पहले आपके लिए विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं उनको भी करवा दिया जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आप कमेंट में बताना। और प्रश्न था कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी यानी कौन सा रोग होता है, तो यह होता है साथियों बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों प्रश्न नंबर 15 है, राइनो वायरस किसकी वजह बनता है। आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। तो साथियों जो राइनो वायरस होता है यह जुकाम की वजह बनता है। किसका बनता है, तो साथियों जुकाम जो होता है साथियों यह किससे होता है, तो राइनो वायरस की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राइनो वायरस जुकाम की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने साथियों देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ है और अगर आप उसके पास 4 या 5 घंटे बिता देते हैं तो साथियों 100% चांस है कि आपको भी जुकाम हो जाएगा। तो साथियों यह क्या है, तो यह राइनो वायरस होता है जो आपके संपर्क में आ जाता है, उस व्यक्ति के संपर्क में रहता है, फिर यह आपके भी संपर्क में आ जाता है और आपको भी जुकाम हो जाता है। तो इसकी वजह साथियों राइनो वायरस। तो जब साथियों कोरोना वायरस हुआ था तो उसमें भी यही सब था, इसीलिए बोलते थे कि अपने मुख पे मास्क लगा के चलिए। तो साथियों राइनो वायरस जो है जुकाम के लिए 100% वजह बनता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों, हो सकता है एग्जाम में आप प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है साथियों मेसियर 16 को साथियों, किसको, तो मेसियर 16 को साथियों स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देखिए प्रश्न की कुल कितना ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुल कितने ऑक्सीजन और ब्लड होते हैं साथियों यह शरीर में माइंड यानी मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टोटल साथियों 20.00%। कितने साथियों, तो 20.00% साथियों ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान प्रश्न है साथियों।
प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो साथियों आपको पता ही है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि पाई जाती है साथियों कान में। कहाँ पे पाई जाती है? तो कान में साथियों पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपको कमेंट में बताना है कि साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी साथियों मानव शरीर की कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। और हमने प्रश्न पूछा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और यह कहाँ पाई जाती है। इसको आपको कहाँ पे, तो साथियों कमेंट में बताना। चलिए हम प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 से साथियों, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो नाखून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए, हो सकता है प्रश्न एग्जाम में पूछ ले। प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। बहुत ध्यान से प्रश्न है, पढ़िए साथियों कि खून से साथियों ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, वे 2 ऊतक कौन है। तो ये दो ऊतक है साथियों नाखून और कार्निया, क्योंकि साथियों ये जो दोनों हैं ये साथियों खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए साथियों ये जो आप है नाखून साथियों, इसको आप जब काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें साथियों खून नहीं पाई जाती है और ऑक्सीजन इसमें नहीं प्रवेश करता। तो साथियों नाखून और कार्निया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो नाखून और कार्निया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, हो सकता है एग्जाम में आप प्रश्न फंस जाए। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, जो आँख का रंग का निर्धारण साथियों यह करता है क्या, तो आयरिस करता है। क्या करता है साथियों, तो आयरिस जो है साथियों ये आपके आँखों के रंग का निर्धारण करता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है साथियों, तो प्लीज़ आप वीडियो को क्या करना, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का लिंक जितना हो सके साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। तो प्लीज़ साथियों आपके लिए मैं डेली इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता हूं, तो आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ साथियों ये 3 चीज़ करना आप मत भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये आप मत भूलिएगा। मैं आपके लिए प्रश्न डेली लाता रहूँगा जो MTS एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न होंगे। और साथियों आज कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आज आपने 20 प्रश्न में से कुल कितने प्रश्न सही किए। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना और जिन जिन प्रश्नों का हमने उत्तर पूछा है उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों कल मिलेंगे कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।